जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए और बताइए कि आपको आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? सब कुछ ओके होते पर थम्स अप करके बता देंगे आप लोग। फिर वीडियो को शुरू किया जाएगा। आज का शानदार क्लास होगी हमारी। आज हम लोग जूलॉजी में पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तो मैंने आपको बताई थी एक चीज़, जो आपका सिलेबस है ना, उसमें एक टॉपिक आता है जीव द्रव्य। क्या टॉपिक आता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य और क्या आता है? एक जीव द्रव्य के साथ आता है अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम, मीशियम। ठीक है, ये तीनों मिला के जो है सीधा 10 नंबर में आता है। ये कितने नंबर में आएगा? 10 नंबर में आएगा। ठीक है, पूरा 10 नंबर में। इससे पहले मैंने आपको जेनेटिक्स पूरी पढ़ा दी है, पूरी जेनेटिक्स मैंने आपको कवर करा दी है, जो कि कितने नंबर की आती थी? 10 नंबर की। और अब हम लोग किस पे जा रहे हैं? जो 10 नंबर के आता है जीव द्रव्य और अमीबा पैरामीशियम मिला के। तो इसको भी हम पूरा करेंगे, जीव द्रव्य पूरा करेंगे और अमीबा भी पूरा करेंगे, पैरामीशियम को भी बेहतर तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि जहाँ से नंबर छोटा टॉपिक है और पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस जहाँ से हैं, तो उसको हम लोग पूरा विधिवत मतलब कि एक एक हेडिंग वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीव द्रव्य अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग अमीबा पढ़ लेंगे। उसके बाद अमीबा में सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद पैरामीशियम के बारे में भी सब कुछ पढ़ लेंगे। इससे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, इससे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, 15 नंबर और कवर करेंगे। उसके बाद फिर 15 नंबर छोड़ देंगे MCQ और अति वाले के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात करेंगे, देखो वर्गीकरण जो बता रहे हो तुम, जैसे कि जो मैमल्स होते हैं या फिर इस रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, पोरीफेरा है, प्लेमेंटी हेलमेंथी, जैसलिंट्रेटा है, ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। आपके सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमेंथी वगैरह आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक तो नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। तो हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। अगर आ भी जाएगा तो उस हिसाब से मैनेज करके चलेंगे कि अगर ऑप्शन में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको करवा ही रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि अगर ऑप्शन आ जाए ना, तो 2 ऑप्शन आए तो उसमें से एक आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहो बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा। जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए एक्चुअली जीव द्रव्य है क्या। ठीक है, एक्चुअल में जीव द्रव्य है क्या। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया एक होती है कोशिका। क्या होती है? एक कोशिका होती है। कोशिका का नाम सुने हो ना, कोशिका का नाम। ये मैंने एक बना ली, कोशिका बना ली। ठीक है, ये मेरी कोशिका हो गई। अब जो कोशिका होती है भैया, इस कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर होता है केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पड़ा होता है? केंद्रक के अंदर क्या पड़ा होता है? क्रोमैटिन पड़ा होता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इन जो केंद्रक होता है इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। और कुछ पाया जाता है, लिक्विड जो भरा होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड या फिर कोई द्रव्य भरा होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? ये बेसिक है, क्योंकि जानकारी आपके पास होना चाहिए। और अगर बात करें कोशिका जो होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है। माइटोकांडिया भी होती है इसके अंदर। क्या होती है? माइटोकांडिया इसके अंदर होती है। क्या होती है भैया? माइटोकांडिया होती है। और क्या होती है? अंतःप्रदब्बी जालिका पड़ी होती है। क्या होती है? अंतःप्रदब्बी जालिका होती है। कुछ ऐसी आपको दिखेगी स्ट्रक्चर। क्या होती है? अंतःप्रदब्बी जालिका होती है। और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, कि हम लोग क्या, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, से क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। किसमें हो सकता है? पादप कोशिका में। ठीक है, ये पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? और क्या पाया जाता है? जल्दी से बताओ। ठीक है, और क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम मैंने बना दिए, लाइसोसोम हो गए। ठीक है, रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका भी बना दी मैंने। और क्या रहता है बताओ जल्दी से? तारक काय वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और लवक पाया जाता है। मेन जो है इनके ऊपर F1 राइबोसोम पाए जाते हैं। F1 राइबोसोम कड़ होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका होती है ना, 2 प्रकार की, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। जो रफ होती है, जो ऐसे रवेदार कह सकते हो, ठीक है, दानेदार कह सकते हो, ऐसी होती है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं।
तो इनका कोई ना कोई कार्य होता है। अगर बात करें, देखो अब इसका जो खाली से होता है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। क्या कुछ लिक्विड भरा होता है, कुछ मटेरियल भरा होता है इसके अंदर, कुछ मटेरियल कुछ लिक्विड इसके अंदर भरा होता है, जिसे हम कोषाद्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे भैया, इसे हम क्या कहेंगे, कोषाद्रव्य कहेंगे। क्या कैसा द्रव्य, क्योंकि कोशिका है, ये है क्या कोशिका, इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या होगा, कोषाद्रव्य कहेंगे, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक मैंने बताया था, केंद्रक, वो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है, द्रव्य पाया जाता है, उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका के अंदर उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो जो केंद्रक के अंदर भरा है, जो केंद्रक के अंदर है उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जो कोशिका के अंदर भरा होता है इसे हम कोषा द्रव्य कहते हैं। क्या, कोशिका द्रव्य या फिर कोषा द्रव्य। ठीक है, कोषा द्रव्य कहते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, मिलाकर जब इन दोनों को एक साथ अगर कोई पूछे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जीव द्रव्य। जिन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। क्या, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, या फिर से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गया कि एक्चुअल में जीव द्रव्य आया कहाँ से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, ठीक है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा भैया कि ये जीव द्रव्य आपने बोल तो दिया है, लेकिन ये जीव द्रव्य है कहाँ पर, ये कैसा है, कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा होता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा यहाँ से इस कोशिका द्रव्य से। ठीक है, आप बताओ जल्दी से, इसमें कोई डाउट है आपको कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ठीक है, बताओ, ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। बताओ जल्दी से। बोलो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। क्या चीज नहीं है श्रेयांश साहू, क्या चीज, क्या समझ में नहीं आया। समझ में आया ना कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है। हाँ, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, कई जगह है, पर मतलब कि मुझे यहाँ पर बेसिक बताना था, जो नए बच्चे हों या पहली बार पढ़ रहे हो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने चीज़ जो आपको बताई, ये मैंने आपको बता दी है। ये डॉट बाबू मैंने बनाए हैं ऐसे, डॉट जो है ना मैंने पहले ही ऐसे बनाए हैं ताकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पर बने नहीं हो सकते हैं, हो सकता है, बट ये मैंने समझाया कि ये हमारा क्या है, ये कोषा द्रव्य है। कोशिका के अंदर जो है कोषा द्रव्य है, केंद्रक के अंदर जो होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को जो मिला दिया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसे जीव द्रव्य कहते हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट। अब जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी कैडर के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। ठीक है, बताओ, जीव द्रव्य का पता लगाया था, तो भैया जब पता लगाने की बात आती है कि जीव द्रव्य का पता किसने लगाया था या फिर खोजा किसने था, हु इज द डिस्कवर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, तो कार्टी साहब, एक कार्टी नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इस पदार्थ या जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा था, तो ड्यूजार्डन ने कहा था। ड्यूजार्डन ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, कहेंगे आपको ड्यूजार्डिन भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो ड्यूजार्डिन, तो मैं ही कर देता हूँ ड्यूजार्डिन। ठीक है, इन्होंने किया था, क्या कहा था इसको, सरकोड कहा था। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्म, शब्द किसने पुकारा, यानी कि शब्द किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो है शब्द किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर बात करें इंपॉर्टेंट की, तो आपके ये जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार किसे कहा गया है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है, तो हैक्सले साहब ने कहा है। किसने कहा है, तो हैक्सले साहब ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कि इसे जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसने कहा, जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा था, तो हैक्सले साहब ने कहा था। और शब्द किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म, तो प्रुकिंजे ने दिया था। ठीक है, तो प्रुकिंजे ने क्या कहा था कि ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द का पुकारा था जीव द्रव्य को, और जीवन का भौतिक आधार किसने माना है, तो हैक्सले साहब ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें
जीवद्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो जीवद्रव्य सिद्धांत है वो किसने दिया था? ठीक है, जीवद्रव्य का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? मैक्स सुल्जे ने दिया था। किसने? मैक्स सुल्जे ने दिया था। समस्त जीवधारियों का शरीर जीवद्रव्य से निर्मित इकाइयों का समूह होता है। किसने कहा था? मैक्स सुल्जे ने कहा था समस्त जीवधारियों का शरीर जीवद्रव्य से निर्मित इकाइयों का समूह होता है। यानी कि जीवद्रव्य जो बना होता है वो किससे आता है? वो आता है भैया समस्त जीवधारियों में जीवद्रव्य से आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जीवद्रव्य के गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो जीवद्रव्य का गुण होते हैं इनको हम किसके किसके आधार पर बांट सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये वाला चैप्टर को, इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बार बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ पेपर को ही। देखो जैसे कि मैं अगर पेपर के दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर आपको मिल सकता है इसमें। और इस बार जो है इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आने के। क्योंकि इस बार आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जानते हो क्या, 2024 में इससे प्रश्न नहीं पूछा है। एक तो ये येलो कलर है ना, तो फ़ोन के आगे लाओ तो रिमझिम होने लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यहीं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखो 2023 में नहीं आया है, 2024 में नहीं आया है, तो इस बार आने की इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आया है पिछले सालों में, और उसके बाद जो है इन 2 सालों में नहीं आया है, तो इधर प्रबल संभावना इसकी बन जाती है कि इस बार क्वेश्चन ये आए आपके एग्जाम में 6 नंबर में आए। ठीक है, सिर्फ आपका जो है 22 और 23 में नहीं, 24 में नहीं आया, बस 23-24 में। इससे पहले हर साल में क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अरे बाबू पेपर से ही आपका पूरा करा रहा हूँ, परेशान क्यों? पेपर भेज देंगे आपको। ठीक है, लेकिन सब कुछ आपका पेपर के हिसाब से चल रहा है। पेपर हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है, बनाते समय। अब देखो नेक्स्ट अगर देखें, जीव द्रव्य के गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति, और जीव द्रव्य का संगठन कैसा है, जीव का संगठन व रासायनिक प्रवृत्ति। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया जीव द्रव्य का संगठन के ऊपर चर्चा कीजिए, तो आप क्या अगर लिखोगे भाई संगठन में क्या बताओगे? रासायनिक उसकी प्रवृत्ति बताओगे। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तीसरा है आपका जीव द्रव्य की जैविकता क्या है उसके बारे में। तो ये 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। कितने भागों में? इन 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपना पहला भाग। पहला भाग क्या कहता है? जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति या गुण। आपसे प्रकृति पूछे या फिर गुण पूछे, सबको आपको यही लिखना है। ठीक है, उन दोनों को आपको यही चीज़ें लिखनी है। जैसे कि अगर बात करें भौतिक में, भौतिक आपको पता है, भौतिक का मतलब ये होता है भैया बाहर से कैसा दिख रहा है। आप किसी पेड़ को देख रहे हो, किसी जानवर को देख रहे हो, किसी दोस्त को देख रहे हो, किसी दोस्त को देख रहे हो, किसी लड़की को देख रहे हो, किसी बैल को देख रहे हो, किसी गाय को देख रहे हो, जो तुम देख पा रहे हो, किसी मकान को देख रहे हो, जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसका क्या देख रहे हो? कौन सा रूप देख रहे हो? उसका भौतिक रूप जो विद्यमान है, जो उसका रूप जो विद्यमान है, उस रूप को तुम देख रहे हो, वो कैसा है? भौतिक। ठीक है, तो जीव द्रव्य को जब आपको सामने लाया जाएगा, और एक मान लो कि उसमें लाया गया, देख रहे हो, अब वो कैसा दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ, ये बॉक्स जो है कलर बॉक्स, इसका भौतिक गुण क्या है? भैया ये येलो दिख रहा है, इस पर 2 बच्चे बने हुए हैं, ठीक है, इसमें 12 सीढ़ी लिखा हुआ है, ये भौतिक है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको जीव द्रव्य दिया जाएगा और देखोगे तो वह कैसा दिखता है। ठीक है, तो क्या है? भौतिक प्रकृति उससे बोलेंगे। कैसी प्रकृति बोलेंगे? भौतिक प्रकृति उसे बोलेंगे। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना भौतिक क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। जब इतना समझ जाओगे तो थोड़ा बहुत बना के भी लिख पाओगे अगर भूल जाओगे। ठीक है, जीवित अवस्था में इसमें 75 से 90% जल होता है
जीवित अवस्था में यदि इसमें जल की मात्रा कम हो जाए तो यह निष्क्रिय हो जाता है, जैसे सूखे बीजों में। कहने का मतलब ये है, इसमें जो जीव द्रव्य होता है, इसमें जो जीवित अवस्था होती है, लगभग 90% तक जो इसमें जल होता है। कितना होता है? 90% तक इसमें जल होता है। अगर जल कम हो जाए, अगर जल की मात्रा कम कर दी जाए या हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ये सूखे बीज की तरह हो जाएगा। जैसे कि गेहूँ, क्या आप जब भंडारण करते हो ना, उसमें जैसे घर पे उसमें बोरियों में डालकर टंकी में या फिर कहीं पर भूसा में रख दियो, तो वो कैसे बीज होंगे? उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा? जल की मात्रा कम होगी, यानी नमी उनमें कम होगी। इस कारण वो क्या होते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगर जीव द्रव्य को हम पानी कम कर दे, उसमें अगर जल की मात्रा को कम कर दे या फिर हो जाए तो कैसे हो जाएंगे? वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे कि सूखे बीज होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे भैया क्या कहता है कि जीव द्रव्य चिपचिपा, देखने में कैसा लग रहा है? जीव द्रव्य चिपचिपा, परभासी, कैसा होता है? परभासी होता है, जेली की तरह अर्ध तरल होता है। ये पूरा तरल नहीं होता है। जो हमारा ये होता है जीव द्रव्य, वो तरल मात्रा में नहीं होता है, चिपचिपा होता है। जैसे कुछ शैम्पू देखोगे कैसा होता है? थोड़ा चिपचिपी टाइप का होता है। ऐसे ही जलाओ कैसा है? चिपचिपा टाइप का होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? चिपचिपा होता है। पारभासी होता है, जेली की मतलब कि पूरा पूरा क्लियर नहीं दिख सकता है। क्या क्लियर नहीं दिखेगा आपको? पारभासी होता है, जेली की तरह अर्ध तरल होता है, यानी कि ये सेमी लिक्विड होता है। जैसे जेली खाए हो कभी? जेली कैसी होती है? अर्ध तरल। ठीक है, सेमी लिक्विड होता है। इसी प्रकार से ये भी क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। मतलब पूरा लिक्विड नहीं भी होगा, ना पूरा ही इकट्ठा होगा, यानी या ना ही ये ठोस है ना ही ये लिक्विड है। आई बात समझ में? ये बीच की स्थिति में लटका हुआ बेचारा। और अनेक प्रकार के ठोस, तरल, बूंदों के रूप में गैस इत्यादि इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के जो ठोस होते हैं या तरल है, ठीक है, जैसे बूंदों के रूप में ये तैरते रहते हैं। ठीक है, किसके रूप में? बूंदों के रूप में तैरते रहते हैं कोशिका द्रव्य में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह जल में अविलय, यानी कि जल में घुलनशील नहीं है, जल में या नहीं घुलता है, किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है या जल से भारी होता है। देखो, ये जल में तो क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन कमी क्या है यहाँ पर? कमी ये है कि जो इसकी मात्रा है, ठीक है, जो इसकी मात्रा है, अत्यधिक मात्रा को जल को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, अविलय, किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? जल कर सकता है। यह जल से भारी होता है। कैसा होता है? यह जल से भारी होता है और ये क्या कर सकता है? अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे समझो पहले। जीव द्रव्य अत्यधिक प्रत्यावस्था, यानी कि इलास्टिक, मतलब कि जैसे कि रबड़, आप लोग देखे होंगे कि जो लास्टिक पड़ती हुई, जो नारा में या फिर लोबर वगैरह में जो लास्टिक पड़ती है, ठीक है, वो कैसी होती है? वो बढ़ जाती है। कैसी होती है? वो बढ़ जाती है। उसे खींचोगे तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से कैसा है? जीव द्रव्य अत्यधिक प्रत्यास्थ, यानी इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। ठीक है, जीव द्रव्य अत्यधिक प्रत्यास्थ या फिर इलास्टिक होता है, खींचने पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, आप लोग इलास्टिक समझो ना, इलास्टिक से यानी प्लास्टिक को खींच तो बढ़ जाता है, वैसे इलास्टिक होता है। और अपने सामान्य स्वरूप से 25 गुना अधिक फैल सकता है, यानी कि जो इतना इसका रूप है उससे कई गुना, यानी कि लगभग 25 गुना अत्यधिक फैल सकता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार तुरंत अपनी समान स्थिति में लौट सकता है, और इसी प्रकार से वो तुरंत ही अपने समान स्थिति में भी आ सकता है। ठीक है, चलो थम्सअप करते रहना सभी को, अगर समझ में आ रहा हो। सभी लोग थम्सअप करते जाएंगे अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। आप सभी के थम्सअप की अपेक्षा करता हूँ। ठीक
ठीक है, चलो। हाँ, इलास्टिक को आप गेटिस बोल सकते हो, इलास्टिक को तुम गेटिस बोल सकते हो भैया, ठीक है। तो ये होती है भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। जीवद्रव की सैन्यता विस्कोसिटी बदलती रहती है, यानी कि उसमें कितना चिपचिपापन रहने वाला है, ठीक, वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, मतलब एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगा। यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, ठीक है, एक स्थान पर ज़्यादा होगा, एक स्थान पर कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक पॉइंट आता है, यह साल से जल अवस्था तथा या इनके विपरीत बदलता रहता है। अब जो गुणसूत्र है, जो जीवद्रव्य है, वो कैसे चेंज होता रहता है, कोशिका के अंदर कैसे चेंज होता है, उसके पीछे के कारण बताया गया है कि भैया कैसे चेंज होता है। जीवद्रव्य की सैनता विस्कोसिटी बदलती रहती है, यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यह सॉल से जल अवस्था तथा इसके विपरीत अवस्था रहता है, यानी सॉल से जल में, जल से सॉल में, यही इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ये चित्र देख लो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे होता है भैया, ये सॉल अवस्था है जिसे नॉर्मली होता है, उसके बाद ये कैसा है, ये जेल अवस्था है, कैसी, जेल अवस्था है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या था, ये जल था, यहाँ पर जल, जिलेटिन आएगा एग्जाम, ठीक है। चलो, ये डायग्राम आपको बनाना है, सॉल अवस्था और जल अवस्था, इन्हीं आपस में चेंज हो, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, यही आपस में चेंज होते रहते हैं। हाँ, जेली जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जेली जो है सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जेली जस्ट सेमी ट्रांसपेरेंट। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो क्या बताया है, आगे भैया क्या बोला है, यह स्कंदित, स्कंदित का मतलब है जैसे कि स्कंद हो जाना, यानी कि जैसे अगर कहीं दूध बनाए हो, दूध से खिचड़ा बनाया जाता है, खिचड़ा पता है ना, खीस से जो गाय ब्याती है उसका जो दूध होता है उसे हम लोग क्या बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं ना, खिचड़ा बनाते हैं, ठीक है। अरड़ी जिसे बोलते हैं हमारे तरफ, यानी जो नया नया गाय बच्चा देती है उसके बाद का जो दूध होता है उससे हम क्या बनाते हैं, जिसे खीस कहा जाता है, दूध को खीस कहते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो जब खिचड़ा बनाते हो देखो उसमें दूध तुमने डाला तो स्कंदित हो जाता है पूरा, ठीक है, छोटे छोटे पाउच भी बन जाता है वो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्कंदित होना, इसी को क्या बोलेंगे, स्कंदित हो जाना, ठीक है। स्कंदित होकर संकुचित हो सकता है, यह भौतिक परिवर्तन का रिजल्ट है, जैसे ताप परिवर्तन, विद्युत प्रवाह और परिवर्तन, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट भैया जीवद्रव्य एक कलिक विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन है। जीवद्रव्य कैसा है, एक कोलाइड है, कैसा है, एक भैया कोलाइड है, एक कलित विलयन है, अतः ब्राउनिंग गति प्रदर्शित करता है। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउनिंग गति करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में होती है, प्रोटोप्लाज्म में या फिर जीवद्रव्य में ब्राउनिंग गति प्रदर्शित करता है। इनके कण पर हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, जो इनके कण होते हैं, जीवद्रव्य के जो कण हैं वो हमेशा एक स्थान से दूसरी तरफ भागते ही रहेंगे, ठीक है, इनका ये नेचर होता है। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन हैं उनमें जो ब्राउनिंग गति की प्रदर्शन होती है, इसके कण हर समय इधर उधर टहलते रहते हैं। जैसे कि देखो इसके कण, यहाँ पर कण था, यहाँ पर कण था, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी कि ये कोई स्थिर नहीं है, ये चलते ही रहते हैं, ये चलते ही रहते हैं, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, एक कलित विलयन, एक कलित विलयन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवद्रव्य पर प्रकाश पुंज डालने पर एक से, देखो जीवद्रव्य पर प्रकाश पुंज डालने से या पर इसके कारण किरणों को इधर उधर छितरा देते हैं, इधर उधर छितरा दिए देते हैं, यह टिंडल घटना कहलाती है। कहने का मतलब यह है जब जीवद्रव्य पर हम कोई प्रकाश पुंज डालते हैं
तो इसके कण 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 किरणों को इधर उधर छितरा देते हैं। यह टिंडल घटना है, यह एक टिंडल घटना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो आई बस में इतना इतना आपको समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करो। अगर इतना आपको समझ में आ चुका है एक बार थम्स अप कर दे प्लीज़। ये बताओ तुम लोगों को पढ़ाते समय मुझे नींद क्यों आने लगती है? ऐसे में पूरी रात जाग रहा था। अभी आप लोग का यूपी कैडेट के लिए नोट्स बना रहा था अभी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो आप लोग कह रहे थे कि सर यूपी कैडेट के लिए कुछ बताइए, देखो वही तुम लोग का आज तैयार किया है पूरा यूपी कैडेट के लिए। वही आपका तैयार कर रहा था यूपी कैडेट के लिए पूरी रात में आज यही किया हूँ। लेकिन बात यह है कि जब तुमको पढ़ाने बैठा हूँ तो आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों हो जाता है। हम चलो कोई नहीं, आती रहेगी, हम लोग पढ़ते रहेंगे, नींद तो आती जाती रहेगी। चलो कोई नहीं। अब देखो जीवद्रव्य का रासायनिक प्राकृतिक या गुण कैसा इसका प्रकृति होता है या गुण होता है। जीवद्रव्य का अगर रासायनिक बात करें तो रासायनिक बात कर दी गई, यानी कि इसके अंदर कुछ तो कार्बनिक चीज़ें होंगी और कुछ अकार्बनिक चीज़ें होंगी। कुछ कैसी चीज़ें होंगी? कार्बनिक होंगी, यानी कि जो कार्बन से मिलकर बनी होती है उन्हें कार्बनिक कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो अकार्बनिक होंगे जीवद्रव्य के अंदर। तो भैया एक क्या है हमारे पास कार्बनिक में, क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, और क्या आएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन आएगा, और क्या आएगा? प्रोटीन्स आएंगे, वसाएँ आएंगी, अन्य यौगिक आएंगे। अकार्बनिक की अगर बात करें तो जहाँ पर जल आएगा आपका, ठीक है, जल आएगा आपका। नहीं शिवम जी, अब आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का रिवीजन के लिए भी मैं एक प्लान बना चुका हूँ। आप लोगों को रिवीजन के लिए भी प्लान बन चुका है। जितना या फिर जो भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जितना या जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा या फिर जो हम पढ़ा रहे होंगे, तो उसी का एक प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पे चलाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि आपको टारगेट करेंगे हम यूपी कैटेड को, यूपी कैटेड लेवल भी लेंगे, साथ ही साथ प्लस बोर्ड एग्जाम जो पढ़ाया आपको उसका भी रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्लान बन चुका है और जल्द ही आपका ये भी स्टार्ट होने वाला है। बस थोड़ा सा वो दिक्कत क्या हो रही थी ना, बीच में आप लोग पता होगा कि जैसे कि लाइट चली जाती है तो वाईफाई बंद हो जाता है। तो उसके लिए मैं वाईफाई को बंद ना हो इसके लिए एक डाटा आता है, पावर बैंक कह सकते हो एक प्रकार से, यूपीएस, उसे मंगाने वाला हूँ। वो आ जाए बस आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ले। आप लोगों से कई गुना मैं आगे सोच चुका हूँ कि आपको कैसे याद कराना है। मुझे पता है भूल जाओगे, जब मैं भूल जाता हूँ तो आप भी भूल जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल इससे निश्चिंत रहो। आपको बताने से पहले मैं इसको पूरा बनाकर आज ही रात में सब कुछ हुआ है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी दूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये देखो सामने दिख रहा है ना, ये सामने पूरा टाइम टेबल ही आपका लगा हुआ है, ठीक है, कि कब क्या होना है। पूरा टाइम टेबल आपका सामने लगा चुका हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हर एक चीज़ आपके हिसाब से ही चलेगी। हाँ रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं दीपांशु जी, रिपीट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं आज ही पूरा कवर करें, रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन आएंगी, ठीक है, प्रोटीन्स आएंगे, वसाएँ आएंगी, अन्य यौगिक आएंगे, और अकार्बनिक में क्या आएगा? जल आएगा, खनिज लवण आएंगे, गैसें आएंगी, ये सभी आएंगी, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते, भाई ने कहा तो रिपीट कर देंगे एक बार। देखो बाबू, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीव द्रव्य होता है उससे पहले मैंने आपको एक कोशिका बना के दिखाई थी। क्या दिखाई थी? कोशिका। ये मैंने एक कोशिका बनाई थी। कोशिका में मैंने आपको बताया था कि भैया जो बीज का द्रव्य है, ये जो द्रव्य होता है इसे कोशा द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्र के अंदर का द्रव्य होता है इसे हम केंद्र द्रव्य कहते हैं। जब इन दोनों को मिला कर दिया जाता है तब इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, तब इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे संबंधित कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ वैज्ञानिक थे, उनके नियम थे। जीव द्रव्य का पता किसने लगाया? कार्टी ने, ठीक है। इस पदार्थ या जीव द्रव्य को सरकोड किसने कहा था? तो ड्यूजार्डिन ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकेंजे ने दिया था। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी, और साथ ही साथ आपके जो यूपी कैडेट है वहाँ के हिसाब से भी। तो इसमें से अगर बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है?
तो जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जीवद्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो मैक्स सुल्जे ने किया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद अगर बात करें तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है जीवद्रव्य को? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जीवद्रव्य की भौतिक प्रकृति कैसी है कि वो दिखता कैसा है, उसका रूप रंग कैसा होता है, ये सब दिखता कैसे है। जीवद्रव्य का रासायनिक प्रकृति कैसी है, संगठन या फिर प्रकृति कैसी है, उसके बारे में। ठीक है, एक बताया गया था आपको जीवद्रव्य की जैविकता के बारे में, तो ये थी आपकी। ठीक है, उसमें मैंने जब भौतिक बात की तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो जीवित अवस्था में अगर बात करें, अगर प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, तो उसमें कम से कम 90% तक जो है जल हो सकता है। ठीक है, और जब ये जल की कमी हो जाती है तो ये बिल्कुल सूखे हुए बीज जैसा हो जाता है। अगर जीवद्रव्य में पानी की कमी होगी तो वो बिल्कुल सूखे बीज जैसा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भैया? उसके बाद मैंने बताया जीवद्रव्य चिपचिपा होता है, देखने में कैसा चिपचिपा लगेगा। ठीक है, पारभासी, एक मिनट इसको इंग्लिश में थोड़ा करेंगे। पारभासी का मतलब जेली की तरह अर्ध तरल होता है। कहने का मतलब देखो, जेली आया बात ना, जेली कैसी होती है? सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन कुछ कुछ दिखेगा। तो वैसा ही भी आपका ये पारभासी लिखा हुआ है, ये भी वैसा होगा। ठीक है, तो जेली की तरह या अर्ध तरल होता है। अनेक प्रकार के ठोस तरल बूंदों के रूप में गैस इत्यादि इनमें तैरते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया था कि यह जल में अविलय है, किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। जल में अविलय तो है लेकिन इसकी जल की अत्यधिक मात्रा को यह अवशोषित कर लेता है, जल की मात्रा को अपने में अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, और इसके लिए ये जल से भारी भी होता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? जीवद्रव्य से अत्यधिक इलास्टिक होता है। कैसा? अत्यधिक इलास्टिक, यानी कि खींचने पर बढ़ता है। इलास्टिक जैसे कि आप लोग पता होगा कि आपकी लोबर है पहने हो, लोबर की जो इलास्टिक होती है ना, उसे खींचो बढ़ जाती है। आपके अंडरवेयर की जो इलास्टिक है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जीवद्रव्य जो है वो फैलता है। ठीक है, उसको अगर खींचोगे तो बढ़ जा सकता है। वो भी कितना बढ़ सकता है? अपने स्वरूप से 25 गुना जो है फैल सकता है। ठीक है, इस प्रकार तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में लौट सकता है, जिससे कि रबड़ होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जीवद्रव्य की श्यानता, विस्कोसिटी बदलती रहती है। ठीक है, या यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर विभिन्न स्थानों पर भिन्न होती है। जो विस्कोसिटी होती है, यानी कि एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, चिपचिपापन नहीं कह सकते इसको, विस्कोसिटी में भी आएगा। ठीक है, तो ये बदलती रहती है, हर एक स्थान पर अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्या है, यह सॉल से जल अवस्था या इसके विपरीत बदलता रहता है। सॉल अवस्था जल अवस्था, इसे आपको अमीबा में बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो सॉल अवस्था जल अवस्था इसमें होती है, जिसके कारण इसकी जो बदलती या फिर इसके विपरीत होती रहती है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया सॉल अवस्था जल अवस्था में, कि सॉल अवस्था क्या है, जैसे यहाँ पर सब कुछ ठोस है, यहाँ पर थोड़ा जल अवस्था में थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, सॉल और जल, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्पीड में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? नेक्स्ट बताया कि यह स्कंदित होकर संकुचित हो सकता है। जैसे कि आपको खिचड़ा बनाओ हो, अरड़ी बनाओ, वो कैसा हो सकता है? या फिर सीधा ऐसे बताऊँ तुमको, आमलेट जो आमलेट बनाते हैं वो भी कैसे हो जाता है? जैसे अंडा लिक्विड होता है अंडे के अंदर, उसको फोड़ के तवे पर डालते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो कैसा स्कंदित हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो क्या है? स्कंदित हो जाता है। इसी प्रकार से जीवद्रव्य को अगर डालोगे तो वो स्कंदित हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन होने पर, जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे विद्युत प्रवाह कर दिया जाए तो भी स्कंदित हो सकता है। पीएच में परिवर्तन आ जाए तो स्कंदित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है जीवद्रव्य एक कलिक विलयन है, यानी कोलाइडल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन है। और इसके अंदर एक ब्राउनिंग गति होती है, एक ब्राउनिंग गति प्रदर्शित होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसके जो कण होते हैं हर समय इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं इधर उधर, वैसे ही इसके भी कण उछल कूद मचाते रहते हैं। अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ फिर यहाँ आ गए, यहाँ ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जीवद्रव्य पर प्रकाश पुंज डालने पर इसके कणों को इधर उधर छितरा देते हैं। अगर जीवद्रव्य अगर है उसके ऊपर अगर प्रकाश की पुंज डालोगे
तो उसके जो कण होंगे ना वो इधर उधर छितर जाते हैं, ठीक, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि जब प्रकाश आता है वो इधर उधर छितरा जाता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिजिक्स में आपका था टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो मैंने बस आपको इतना ही तो बताया अभी तक, यही तो मैंने आपको बताया है आज। बाकी का जो है कल कवर कर लेंगे, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, छोटा देखो, अगर आपको कोई दिक्कत हो कि वीडियो सर आप 30 मिनट या 35 मिनट की बनाते हो, ठीक है, तो मैं इसको खींच कर 1 घंटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ वैसा टाइप का ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इसलिए वीडियो कम समय में आपकी कवर होती है। इसका मतलब ये मत जान लेना कि भैया ये तो आप आधा घंटा के लेक्चर लिए हो, 10 ही लेक्चर में आप पूरी जूलॉजी ख़त्म कर दिए हो, तो ऐसा मत कहिएगा बाद में। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपकी इच्छा होगी कि भैया 1 घंटा पूरा किया जाए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से जाओ। देखो आपकी क्लास भी हो जाती है, आपके जाने के लिए समय भी मिल जाता होगा स्कूल के। तो आप लोग चिंता ना करें, आपके लिए भी बिल्कुल तैयारी मेरी तरफ से बिल्कुल अच्छी है कि आपको जल्द से जल्द रिवीजन के लिए भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका ख़त्म ही हो चुका हो, इकोनॉमिक्स नहीं, अनुवांशिक विज्ञान आपका ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, तो इन चैप्टरों का रिवीजन भी तो आपका होना चाहिए, इसीलिए आपका रिवीजन के तौर पर मैं जल्द ही आपका जो है प्रैक्टिस चालू करने वाला हूँ। ठीक है, बस वही मैंने बताया आपको, वाईफाई की समस्या थी, वो आ जाएगी जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपका स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलो ठीक है।